ये क्यूआर कोड वाला क्या कॉन्सेप्ट है? एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रोड आपको उसमें मिल जाएगी। ये पूरे देश में कब तक हो जाएगा ये क्यूआर कोड सिस्टम? सर थोड़ा टाइम लगेगा पर काम शुरू हुआ है। बाद में अभी ये जो टोल ही खत्म हो जाएंगे, अभी आप उसके पीछे पड़ोगे 1 साल के अंदर। आपके जो आलोचक हैं ये बार बार कहते हैं कि टोल बहुत महंगा हो गया। अभी वो तो बात पुरानी थी, अब तो 15 रुपये है। 200 रुपये का टोल जो था, समझो दिल्ली से देहरादून, मुझे मालूम नहीं, शायद 2 या 3 टोल है। तो पहले 200 600 रखते थे, अब 45 रुपये लगेंगे। E20 फ्यूल क्या गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान देता है जो नॉर्मल इंजन है, जो पेट्रोल डीजल से चलने के लिए बने हैं? ये लॉबी है जो 22 लाख करोड़ के 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, उसमें इंपोर्ट करने वाले भी प्राइवेट लोग हैं और कोई पॉलिटिकल लोग हैं जो मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो वायरल हुआ कि एक टंकी है पेट्रोल की, उसके ऊपर चींटी चल रही है। चूंकि एथेनॉल गन्ने के जूस से बनता है, इसलिए चूंकि एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, इसलिए गन्ने के जूस के आसपास ये जो है चींटियां घूम रही है। तो आपने कभी देखा है कि ब्रांडी विस्की और रम की बोतल निकाल के डाली और उसको मक्खियाँ आके चिपके? कभी देखा है? चींटियाँ पागलपन की हद करती। ये सब पेड कैंपेन है। अयोध्या में ट्रस्ट के नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हो गई। मुझे सबसे पहले आप बताइए कि इस पर आप क्या सोचते हैं? इसमें कुछ कमियां सिस्टम में रह सकती हैं, पर ट्रस्ट के कोई लोग इस प्रकार का काम कर ही नहीं सकते, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और रही बात यह है कि ये मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी होगी, उसमें जो लैप्सेस होंगे दूर होंगे। वैसे चोरियाँ अनेक मंदिरों में होती है। चंपक राय जी को मैं जानता हूँ, उन्होंने अपना जीवन दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आपको पता है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में थी। और पिछले 12 सालों में इस देश में अगर किसी चीज का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो वो है सड़कें। मैं आपको ये बताने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि सड़क और परिवहन मंत्रालय ने पिछले 12 सालों में 1 दर्जन से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी कुछ दिन पहले जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हुआ और जोजिला टनल के बनने के साथ ही हमने दुनिया की सबसे ऊंची टनल बनाई है, और वो भी 50% कम लागत के साथ। और आंकड़े ये बताते हैं, क्योंकि मैं इन आंकड़ों के साथ जा रहा था, कि भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क के क्षेत्र में लगभग 70% काम होना बाकी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि उसके इलाके में सड़क नहीं बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ। और इन्हीं तमाम चीज़ों को पूरा करने की, युद्ध स्तर पर पूरा करने की जिम्मेदारी है सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, जो हमारे साथ हैं। सर, अब कौन सा नया रिकॉर्ड? जोजिला का ब्रेक थ्रू तो पूरा हो गया। एक बात जरूर है कि हम लोग रिकॉर्ड के बारे में पहले कम बोलते हैं और रिकॉर्ड करके फिर दिखाते हैं, और मुझे यही बात पर है कि पहले करके दिखाना चाहिए फिर बोलना चाहिए। दूसरी एक बात है कि कुछ लोग 1 रुपये का काम करते हैं, 10 रुपये का प्रचार करते हैं। तो हमारा ऐसा हुआ है कि 10 रुपये का काम होता है, 1 रुपये का प्रचार होता है। अब थोड़ी हमारी कमी है, पर मैं ये मानता हूँ कि ये प्रचार के मुद्दे से भी ज़्यादा, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद का जब काम कर रहा था तो मेरे कानों पर एक संस्कार हुआ, एक विचार, एक थॉट जो मेरे बिल्कुल दिल पर छाया था। वो था, पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है, और इसलिए देश के लिए, समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए उनका जीवन सुसह्य बनाने के लिए हमको राजनीति में काम करना है। और इसलिए राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स नहीं है, ये समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण है। और मुझे खुशी है कि मुझे 95 में पार्टी ने मौका दिया तो महाराष्ट्र में मंत्री बना, तो मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग, 55 उड्डान पुल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने की जिम्मेदारी दी, वो बनाने का मौका मिला। और नेशनल हाईवे के बारे में भी उस समय मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, पर बाद मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने मुझे आज इतने लंबे समय तक ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी।
और इसके साथ मैं देश के लिए, देश के कोने कोने के, चाहे नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल हो, कश्मीर हो, कहीं तमिलनाडु हो, केरल हो, कोई भी, यहाँ मैंने कोई भेदभाव न करते हुए हमारे देश की जनता का जीवन सुखद बनाने के लिए अनेक काम किए, वो काम पूरे हुए हैं। पहले पहले मैं कहता था तो सबको लगता था कि इतना बोल रहे हैं कैसे होगा, तो मैं मजाक में कहता था कि जो बोलूँगा वो करके दिखाऊंगा और जो कहूँगा वही करूँगा। तो मुझे विश्वास है कि आज कोई अविश्वास नहीं है, उल्टा मैंने जो कहा उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा काम किया। अनेक कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए भी मैं जा नहीं सकता, इतने प्रोग्राम हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि आज देश का नेशनल हाईवे नेटवर्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क बनने की कगार पर खड़ा है। ये मेरे लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए अभिमान का विषय है। आपने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सड़क नेटवर्क करने की बात कही, तो कब हम ये रिकॉर्ड पूरा कर लेंगे? अब लगभग हम पूरा करते हुए आए हैं। इसका कारण ऐसा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर उसकी तुलना करेंगे तो लोग आबादी के साथ भी करेंगे तो हम लगभग आगे निकल चुके हैं, अमेरिका से भी। बिल्कुल। और मैं ये आपको बताता हूँ, आप अमेरिका में एक घटना हुई कि यहाँ एक कार्यक्रम हुआ ताज पैलेस होटल में, मीडिया का कार्यक्रम था। तो मैंने यही कहा था कि अमेरिका के रास्ते के बराबर हमारे रोड बनेंगे। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला मेरा ऑब्जेक्शन है। वो महिला थी, ये रिकॉर्ड भी हुआ, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे आई, और वो मेरठ की थी महिला, सीनियर है, अमेरिका में स्थायिक हुई है, यहाँ आई थी। बोला आप गडकरी साहब गलत बोल रहे हो, अमेरिका से भी हमारे रास्ते अच्छे बने हैं। उन्हें दिल्ली मेरठ का उल्लेख किया और बोला इतने चौड़े 16 लेन का रोड बनाई है। जी, मैं गया हूँ। तो बोले अमेरिका में है नहीं है। हाँ। तो ये नेचुरली अब ये लोग ये भी कहने लगे, बहुत से अमेरिका में रहने वाले, कि अमेरिका से भी अच्छे रोड हमारे बने। आपने कहा 70% काम अभी और पूरे होने हैं, तो कितना टोटल हमारा नेशनल हाईवे का या बाकी का रोड नेटवर्क हो जाएगा जब ये 70% काम पूरे होंगे? और आप तो हमेशा 2 साल 3 साल इस तरह की डेडलाइन देते हैं, जैसे आपने रिकॉर्ड समय में दिल्ली जो मेरठ हाईवे है उसको पूरा किया, 16 लेन का हाईवे। आपने रिकॉर्ड समय में दिल्ली देहरादून पूरा किया। तो आपके हिसाब से ये जो 70% काम है ये कब तक पूरा हो जाएगा, जिसको आप ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है? जो काम अभी चालू है वो 2 साल के अंदर सब पूरे हो जाएंगे, पर अब नए काम फिर शुरू हो रहे हैं। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे सुबह, कल शाम बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, बोले ये तो काम आपने किए, अब ये नए काम करा दो। तो गंगा के ऊपर, अब ये बिहार की बात कर, गंगा के ऊपर हमारी सरकार आने के पहले कितने पुल थे और अब कितने हैं? 3 गुना 4 गुना बढ़े हैं। ब्रह्मपुत्रा पर कितने पुल हुए हैं? हम लोग गुवाहाटी में कितने काम करें? आप केवल गुवाहाटी का रिंग रोड 17,000 करोड़ का बना रहे हैं, 22,000 करोड़ का हैदराबाद का रिंग रोड बना रहे हैं, वो काजीरंगा का वो 8,000 करोड़ का वो एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। इधर हम टनल्स 3 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं। अब हम रोपवे, केबल कार, अभी बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए हम लोग रोपवे बना रहे हैं। अब इसमें तो और काम करना है थोड़ा। उसमें हम लोग चाहते थे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करें, और उसमें हमें उतनी सफलता नहीं मिली। क्रूशल पार्ट वहाँ से लेने पड़ते, तो वो कहते पार्ट लेना है तो पहले पूरा लो। तो अब नेचुरली हमको और थोड़ा उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। फिर रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रिक के हाईवे भी बनाने का हमारा सपना है कि हम हमारी बसेस इलेक्ट्रिक पर चार्ज होगी और हाईवे पे चलेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारा सबका जीवन कैसे सुसह्य बन सकता है, ये हमारी कोशिश है, और तेज़ी से हमारा देश बदल रहा है। और कम से कम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व में हम पहले नंबर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और कितने किलोमीटर के नेशनल हाईवे अभी हैं और कितने किलोमीटर के बन रहे हैं सर? अभी 1,49,000 है, और अभी काफ़ी हम लोग बड़े बड़े हाईवे 36 हाईवे ऐसे हैं जो ग्रीन हाईवेज है, जो नए से बनाए, जिससे शॉर्टकट हो। जैसे आप समझो, एक ही उदाहरण देता हूँ। आप मनाली से निकलेंगे और रोहतांग पास जाना है तो 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट 8.5 मिनट में हो जाएगा। वहाँ से बाहर आने के बाद हम 6 टनल बना रही है, उसमें लगभग कुछ काम शुरू हुए, कुछ होने वाले हैं। फिर जोजिला आएंगे, लद्दाख ले, वहाँ से जोजिला टनल आएंगे जो विश्व की सबसे लंबी 14 किलोमीटर है। फिर उसके बाद झेड़मोर टनल, सोनबर्ग टनल, वो हमने पूरी की, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। फिर श्रीनगर आएंगे,
फिर श्रीनगर और जम्मू के बीच में 34 टनल बना रहे, 24 लगभग बन चुकी है। तो नेचुरली अब श्रीनगर जम्मू आने के पहले कटरा से दिल्ली कटरा हाईवे है, अमृतसर से दिल्ली आएंगे हाईवे से, नहीं दिल्ली से अमृतसर 4.5 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6.5 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8.5 घंटे में होगा। मतलब माता वैष्णो देवी के दर्शन आप बिल्कुल, बिल्कुल कार से कर सकते हैं, सुबह जाके रात को वापस घर में। सुबह जाके रात को। हाँ बिल्कुल। और फिर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत तक जाएंगे, और सूरत से नया हाईवे बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, पूरा साउथ जोड़ रहे हैं। तो दिल्ली से चेन्नई डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है, समय बच रहा है। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 8 घंटे लगते थे, अब लोग 2.25 घंटे में, 2 घंटे में जा रहे हैं। एयरलाइंस वाले बड़े नाराज होंगे आपसे। सर मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले 1 महीने के अंदर दिल्ली से देहरादून फ्लाइट बंद हो जाएगी, दिल्ली से जयपुर फ्लाइट बंद हो जाएगी। देखिए आपको बताता हूँ। क्यों एयरलाइंस वालों की पेट पे लात मार नहीं रहे हैं आप? सर, बात नहीं बढ़ेगी, फिर देहरादून से हैदराबाद जाएगी, बेंगलोर जाएगी, बेंगलोर जाएगी, वो तो डायरेक्ट फ्लाइट आएगी। देखिए दिल्ली से देहरादून जाने के लिए अगर फ्लाइट से जाना है तो दिल्ली घर से एयरपोर्ट 1 घंटा, एयरपोर्ट पे आधा पौन घंटा रुकने के बाद प्लेन पकड़ना तो 2 घंटे गए, वहाँ से जाने के लिए 40 मिनट, फिर 2 घंटे, वहाँ से घर जाएंगे तो 1 घंटा, हो गए 4 घंटे। इसके बदले में पूरा आप घर से निकलो और 2.5 घंटे के अंदर आपके घर पहुँच जाओ देहरादून, तो 1.5 घंटा बचत, ऊपर से आपका पैसे की भी बचत। तो कोई क्यों जाएगा। अभी आप दिल्ली में हमने 1,60,000 करोड़ के काम हम दिल्ली NCR में कर रहे हैं। दिल्ली की अभी UR2 हमने बनाया, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अभी एक कालिंदी कुंज वाला एक 8,000 करोड़ का रोड लगभग पूरा हुआ है, उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी से हमने डेट मांगी है। हमने कानपुर से लखनऊ आधा घंटे में हो जाएगा, उसका इनॉग्रेशन के लिए डेट मांगी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश के कोने कोने में हमने जो रोड बनाया उसका बहुत फ़ायदा होगा और उससे परिस्थितियाँ बदल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP के अनुप्रमाण में हमारी 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% थी। पर अब हमने जो रोड बनाए इसमें IIM बेंगलोर और चेन्नई IIT और कानपुर IIT तीनों ने स्टडी किया और उनने बताया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, समय के कारण और फ्यूल के कारण। तो अब वह मुझे बताइए 16 से 6 गई तो 10 पे आई, तो ये 6 महीने पहले रिपोर्ट था, अभी तो 6 महीने के बाद और रोड बने, तो निश्चित रूप से हम सिंगल डिजिट पे आए। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर 6 से 7% कम होते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा माल विदेश में जाएगा, विश्व में जाएगा, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही। हम पोर्ट को जोड़ रहे हैं, अमृतसर से डायरेक्ट कांडला पोर्ट को जोड़ रहे हैं, हो गया रोड। तो ऐसी बहुत सी बातें जिसके कारण पूरे तरह से हमारे देश का उद्योग व्यापार बढ़ेगा। देखो अगर देश का विकास करना है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर तीनों महत्वपूर्ण है, और ये तीनों को अगर विकसित करना है तो 4 बातें ज़रूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और ये 4 बातें जो है इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से बना हुआ है, हमारे पास पानी तो है, बिजली भी है, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से देश का बहुत तेज़ी से विकास होगा और जो प्रधानमंत्री कहते हैं विश्वगुरु बनेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। आप रिकॉर्ड समय में काम पूरा करने के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप कॉस्ट भी बड़ी कम कर लेते हैं। जोजिला टनल की हम चर्चा कर रहे थे, आपने उसकी लगभग 50% कॉस्ट कम की, 12,000 करोड़ से उसकी जो लागत है उसको 5,000 करोड़ पे ले आए। ये कैसे संभव हो पाया, इसका भी किस्सा बताइए हमको। देखिए ये जोजिला टनल की कंट्रोवर्सी बहुत दिनों से चल रही थी और इसके आखिरी कास्ट जब मैं मंत्री बना तब आखिरी कास्ट 12,000 करोड़ आई थी। हमने एसोसिएम करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक बड़ी इंडस्ट्रियल बॉडी है देश की, हाँ। उनके साथ एक टनल के लोगों को लेकर साल भर काम किए उन्होंने, एक्सपर्ट लोगों ने, उनके प्रेजेंटेशन हुए, मीटिंगें हुई और उसमें हमने टेक्नोलॉजी में काफ़ी बातों में सुधार किया। और जब 5वां टेंडर निकला
तो 12,000 करोड़ के कॉस्ट का टेंडर केवल 5,500 करोड़ में आया और आज 75% काम पूरा हुआ है। और ये 14 किलोमीटर की टनल है और ये हम सक्सेसफुली हमने इसमें यशस्वी हुए। 75% काम पूरा हुआ है। 1 साल में हम इस टनल का इनॉग्रेशन करेंगे। मुझे ये बताइए सर, आपने मुझे बताया था कि जोजिला के ऊपर एक नया डावोस बनाने की भी योजना है, तो क्या रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र मिलकर इसके ऊपर कुछ काम कर रहा है, कोई नया प्लान है? लद्दाख लेह के एलजी और कश्मीर के एलजी दोनों से बातचीत हुई है। ये जो टनल से हम लोग जो डंप निकालते हैं वो हमको डालने के लिए उन्होंने जगह दी है रोड के बाजू में। वहाँ जगह देकर हमने डंप डाल दिया तो जगह प्लेन हो गई है। तो मैंने उनको कहा कि आप अनुमति दो, हम डाहोस जैसा रोड साइड एमिनिटीज सेंटर बनाएंगे, रिसोर्ट्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर्स होंगे, पेट्रोल पंप होगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे। लोग पहाड़ी पर, ये तो जगह ऐसी है कि वहाँ से हमारे वहाँ से बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकते हैं, ऐसा ऊपर दिखता है। अच्छा, वहाँ -8 डिग्री -4 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो जैसे डावोस जैसी स्थिति है, बर्फ़ पड़ता है, तो हम वहाँ हमारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस लोग वहाँ आएंगे और वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होगी और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। इतने लोग खुश हुए कि इस बार उन्होंने मेरा सत्कार किया और बहुत लोगों ने मुझे एक्चुअली बहुत उनके मन में खुशी थी कि जिस प्रकार से वहाँ रोड नेटवर्क बना है। और जब ये टूरिज़्म बढ़ेगा तो वहाँ के कश्मीर के, लद्दाख लेह के लाखों युवाओं को उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी कमाई बढ़ेगी, वहाँ और अच्छा विकास होगा। सर आगे बढ़े, चूंकि जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो सड़क और परिवहन मंत्रालय ने देश के जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत काम किया। जो सरहदी जगह हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की जगह हैं, जो जम्मू कश्मीर की जगह हैं, वहाँ पर बहुत काम हुआ है और वहाँ पर आपको एक नए तरह का विज़न भी दिखाई देता है और नए तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। मंत्री के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड कर रहे हैं, जेट्स वहाँ लैंड कर रहे हैं, ये जो सोच है ये आपके दिमाग में कब और कैसे आई और कैसे आपने इसको सक्सेसफुल बनाया? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि दुनिया में हम जब देखते हैं, चाहे कोई भी हो, जो अच्छी बात हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अच्छा विचार हो, किसी का भी हो, उसके ऊपर तो पेटेंट तो नहीं होता। तो मुझे अक्सर ये लगता था, मैं जब फॉरेन घूमता था, मैं गया जब स्विट्ज़रलैंड में, तो लगा हिमालय जैसा ही है, वो यहाँ होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। तो मन में ये भावना थी कि जो विश्व में हो सकता है, जो अमेरिका में हो सकता है, जर्मन में हो सकता है, यूरोपियन देशों में हो सकता है, स्विट्ज़रलैंड में हो सकता है, वो हमारे देश में क्यों ना हो। वही प्रेरणा थी और इसका कारण देशभक्ति यही था कि हम देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए करें, गरीबों के लिए करें, हमारे देश की प्रगति हो, विकास हो, हमारी भारत माता विश्वगुरु बने, हमारा देश आगे जाए सब क्षेत्र में। यही तो है, हम इसी के लिए तो काम करते हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और यही हम बचपन में सीखते थे कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम उसके लिए काम करें। यही प्रेरणा रही। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बहुत लोगों की गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। अच्छा, मैं बहुत विद्वान भी नहीं हूँ, पर मुझे 17 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। उसमें से 9 डिलीट मेरी एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन, पानी में है। मैंने पूरे देश का रिव्यू किया और ऐसा मुझे पता चला कि अब कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी पूरे एक्सपोज हो गए। QR कोड पूरा। और ऐसा मैं पूछता हूँ, एक सोशल मीडिया पर, अखबार में आई हुई न्यूज़ का, मुझे क्यों हुआ। और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इस साल कंप्लेंट्स 10% पे आएगी और 2 साल के बाद कंप्लेंट ही नहीं आएगी। इतने अच्छे रोड बनेंगे। आपको रोड की कोई कंप्लेंट ही नहीं आएंगी। क्वालिटी में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे। इतना अच्छा काम हुआ। और ये जो मॉनिटरिंग अभी हमने चालू किया है, अभी मैंने दिल्ली देहरादून का कहा कि सब कॉन्ट्रैक्टर बिल रखो, इतने इतने काम पूरे कर लो। रफनेस की क्वालिटी कितनी है, कहाँ क्रैक पड़ी है, कहाँ पेड़ कितने लगे, गिनाओ, ई टैग करो पेड़ को, स्ट्रक्चर कैसे हुए बताओ, फोटोग्राफ्स लाओ। अब इतना चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बदमाशी नहीं कर सकता। ये QR कोड वाला क्या कॉन्सेप्ट है कि आप सड़क पे चले, आपको कोई दिक्कत हुई, आपने QR कोड स्कैन किया, आपके पास पूरी की पूरी जानकारी पूरा आता है। अभी देखो, आप क्या हमारे यहाँ लिखते थे कि राष्ट्रपति को टोल मुक्त है, गवर्नर है, चीफ जस्टिस है। अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोड रखेगा, आप आपके मोबाइल से देखो
क्या क्या चाहिए आपको, ऑल इन्फॉर्मेशन, रोड साइड सेंटर वहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है, होटल कितने दूर है, एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रोड आपको उसमें मिल जाएगी। ये पूरे देश में कब तक हो जाएगा ये QR कोड सिस्टम? सर थोड़ा टाइम लगेगा पर काम शुरू हुआ है। बाद में अभी ये जो टोल ही ख़त्म हो जाएंगे, अभी आप उसके पीछे पड़ोगे, 1 साल के अंदर गाड़ी आएगी चली जाएगी, रुकना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं। फास्ट ट्रैग भी नहीं रहेगा? फास्ट टैग भी नहीं रहेगा। आपकी नंबर प्लेट और फास्ट टैग दोनों का फोटो निकलेगा, जहाँ से आप एंट्री करोगे और जहाँ से निकलोगे उतने ही डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, ख़त्म, नो तकलीफ। और अभी हमने 3,000 रुपये का पास निकाला है साल भर का। 200 महीने भर में कार वालों को 200 टोल तो केवल 15 रुपये टोल आता है ही नहीं कुछ। तो कार वालों की भी चिंता की है, अब उनकी कोई नाराज़ी नहीं है। लोग ये भी कहते हैं, आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आपने सड़कें तो बनाई लेकिन सड़कों पर चलना बहुत महंगा हो गया। अगर आप किसी एक्सप्रेसवे पर जाते हैं तो उतनी टोल दे देते हैं जितने का आप पेट्रोल भरवाते हैं। ये भी आपके जो आलोचक हैं ये बार बार कहते हैं कि टोल बहुत महंगा हो गया। अभी वो तो बात पुरानी थी, अब तो 15 रुपये है। 200 रुपये का टोल जो था, समझो दिल्ली से देहरादून, मुझे मालूम नहीं, शायद 2 या 3 टोल है, तो पहले 200 600 रखते थे, अब 45 रुपये लगेंगे, क्योंकि वो 3,000 रुपये का पास लेने के बाद 15 रुपये पर टोल पड़ रहा है, 200 टोल उसी में फुकट है। तो अब मुझे लगता है कि अब ये तकरार नहीं रहेगी किसी की। फास्टैग को लेकर आपने कहा कि फास्टैग के जो अब बूम बैरियर्स होते हैं वो बूम बैरियर्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, तो इसके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, वो हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं, वो बराबर नंबर प्लेट का फ़ोटो निकालेंगे और फास्टैग का निकालेंगे, उसमें से हमारे पास उसका पूरा डाटा है, कौन मालक है, क्या, इवन उसका फ़ोटो भी आएगा निकल के। और वो सब आने के बाद उसने कहाँ से एंट्री की, कहाँ से किया। अभी क्या करते हैं हम, 60 किलोमीटर में अगर कोई 40 किलोमीटर लगा तो भी उसको पूरा टोल देना पड़ता है, 25 भी दिया तो पूरा देना पड़ता है। पर नई सिस्टम में आया कि अगर वो 40 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर टोल देगा, 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर का देगा, तो उतना ही टोल उसके बैंक अकाउंट से जमा होगा। तो ये भी फ़ायदा उसमें हुआ है। आपने सबसे पहले जब फास्टैग को इम्प्लीमेंट किया तब बड़े लोग कहते थे कि शायद ये हो ना पाए, टोल कलेक्शन तो मैनुअली होना चाहिए, ये कैसे हो पाएगा। तो इस क्रिटिसिज्म के बीच आपने फास्टैग को कैसे इम्प्लीमेंट किया? अब आप बूम बैरियर्स भी हटाने जा रहे हैं, पहली बात तो ये कैसे हो पाएगा? बाकी दुनिया की तो सहूलत मिल गई, टाइम बच गया, पेट्रोल डीजल बचा, लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ, करोड़ों को। इन्हें चाय का इनकम फास्टैग ने 10,000 करोड़ बढ़ाया, और अभी ये जो आ रहा है इसके बाद और 15,000 करोड़ बढ़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है साल का। अभी हमारा टोल का इनकम 58,000 करोड़ है, और अभी वो सब ये सब होने के बाद 75,000 करोड़ जाएगा। तो नेचुरली वही पैसा लोगों के काम के लिए फिर खर्चा होगा, चोरियाँ बंदी हो जाएगी जी, गुंडागर्दी, चोरी, ये जो टोल नाके पे जितने थे सब छुट्टी, नो, कुछ नहीं रहेगा। लोग तो कह रहे हैं आपने लोकल जो मसलमैन थे उनका रोजगार छीन लिया है। हाँ, ये बात जरूर है, वो शायद नाराज़ हो सकते हैं, पर लोगों को राहत मिल रही है, इसके लिए मुझे खुशी है। उनको और नया रोजगार देंगे कोई। अब नेशनल हाईवे पे तो आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन जो स्टेट हाईवे है उस पर किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्टेट हाईवे पे इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का अधिकार है। मैं उनको पूरी मदद करने के लिए, सॉफ्टवेयर देने के लिए निःशुल्क, विदाउट एनी चार्ज तैयार हूँ। कोई राज्य मांगते हैं तो मदद करने के लिए तैयार है। तो बूम बैरियर अगले कितने दिनों तक हट जाएंगे? आपका क्या टारगेट है? टोटल देश में 950 तक चेक पोस्ट है ऐसे, और उसमें हम लोग अभी एक एक करके ये भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने टारगेट दिया कि 1 साल के अंदर हम इसको पूरा करें, उसके टेंडर निकालना शुरू हो गया है। किस तरह की प्लानिंग अयोध्या को लेकर मिनिस्ट्री ने की है ताकि ये वर्ल्ड मैप पे और बेहतर ढंग से आए? और ख़ास तौर पे मैं रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहा हूँ जो भारत की GDP में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। देखो, हमने माँ सीता की जन्म स्थान जो है वहाँ तक रोड बना रहे हैं, जहाँ से राम वनवास में गए, राम वनगमन, वो बना रहे हैं। फिर वो जो 84 कोसी की प्रदक्षिणा है वो बना रहे हैं। अयोध्या का रिंग रोड बन रहा है, अयोध्या के जाने वाले सब रोड बन रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ केवल एक ही उदाहरण। मैं गया था प्रयागराज कुंभ में, तो योगी जी स्वागत के लिए आए थे, तो उनने मुझे कहा, बात करते करते हम लोग बैठे थे, तो कहा आपने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। मैंने कहा मैंने कैसे बढ़ाई? बोले आपने इतने रोड अच्छे बना दिए हैं कि देश के कोने कोने से अपनी गाड़ी लेकर लोग आ रहे, 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ी आ रही। बोले यार रखने के लिए जगह नहीं,
आज की तारीख में सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि अयोध्या में ट्रस्ट के नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी हो गई। आप चीज़ों को अलग ढंग से करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे सबसे पहले आप बताइए कि इस पर आप क्या सोचते हैं? और ट्रस्ट के ही बड़े पदाधिकारियों पर आरोप लगा, ट्रस्ट के कर्मचारियों पर आरोप लगा। तो पहला पूरा विश्वास है कि मैं हमारे चंपत राय जी को जानता हूँ, उन्हें अपना जीवन देश के लिए दिया है। इसमें पहली बात तो उसकी इंक्वायरी हो रही है, होनी चाहिए। इसमें कुछ कमियां सिस्टम में रह सकती हैं, पर ट्रस्ट के कोई लोग इस प्रकार का काम कर ही नहीं सकते, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और रही बात यह है कि ये मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी होगी, उसमें जो लैप्सेस होंगे दूर होंगे। वैसे चोरियां अनेक मंदिरों में होती है और इसलिए सिस्टम को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रांसपेरेंटली अच्छी बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। कुछ कमियां होगी तो उसमें निश्चित दूर होगी, पर ट्रस्टियों के नियत के बारे में अभी वहाँ कोषाध्यक्ष है हमारे गोविंद गिरी महाराज, उनके बारे में तो उनको कोई दुश्मन के कोई बोल नहीं सकता। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनका चरित्र, उनका वर्तन कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चंपक राय जी को मैं जानता हूँ, उन्होंने अपना जीवन दिया हुआ है। हाँ, कुछ टेक्निकल कमियां हो सकती है, उसके कारण अगर हुआ है तो उसको जरूर सुधार। लेकिन लोग कहते हैं कि और व्यवस्था उसकी इंक्वायरी भी सरकार कर रही है। लेकिन लोग कहते हैं व्यवस्था तो चंपत राय जी ने ही बनाई, क्योंकि वो महासचिव थे, या डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बनाई। और अगर व्यवस्था में दोष कमी है, पकड़ा गया है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होने चाहिए। अभी मैं एक कार्यक्रम में 5 स्टार होटल में गया था, कार्यक्रम बहुत रेप्यूटेड कंपनी का था, उसकी कुछ सीडीज थी, अचानक से वो बंद पड़ गई, टेक्निकल एरर आ गई। बोनाफाइड मिस्टेक्स एंड मैलाफाइड मिस्टेक्स, बोनाफाइड मिस्टेक जो होती है वो अलग है और मैलाफाइड मिस्टेक्स अलग है। मैलाफाइड मिस्टेक जहाँ होती है वहाँ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बोनाफाइड मिस्टेक्स हो गई, उसमें ज़रूर चिंता करनी चाहिए कि उस गलतियों को सुधारना चाहिए। मेरे हिसाब से वहाँ बोनाफाइड मिस्टेक्स है और उस प्रोसीजर की कमियाँ होगी, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सुधारा जाएगा। पर उसके लिए ट्रस्ट को बदनाम करना, जिन लोगों ने अपना जीवन दिया उनको बदनाम करना न्यायपूर्ण नहीं होगा, ऐसा मेरा मत है। सबसे बड़ी बात इस वक्त हमको जो सबसे बड़ा संकट झेलना पड़ा है वो एनर्जी क्राइसिस थी, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल की वॉर हुई उसके बाद। आप कई सालों से इस बात को कहते आए हैं कि हमको पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाना चाहिए। हमने 10% मिलाना 2003 में शायद अटल जी की सरकार के वक्त शुरू किया। आप इसके हमेशा बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं कि हमको इथेनॉल के ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, E20 फ्यूल क्या गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान देता है, जो नॉर्मल इंजन है, जो पेट्रोल डीजल से चलने के लिए बने हैं? मैं क्योंकि इसको लेकर बड़ा क्रिटिसिज्म तो इसलिए बड़ा थोड़ा सा विस्तृत रूप से सर बता देता हूँ। पहली बात तो है कि देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। 22 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाता है। और ये प्रदूषण होता है। दिल्ली में कितना 40% प्रदूषण के लिए मेरी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। क्या हमारे देश का ये इंपोर्ट कम होकर ये पैसा देश को, जनता के पास प्रदूषण कम करके किसानों की जेब में नहीं जाना चाहिए? क्या देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? तो आत्मनिर्भर भारत बनाना एनर्जी के सेक्टर में ये हमारा उद्दिष्ट है। और इसलिए स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्र, ये तो हमारा मंत्र है। और उसमें भी मेरा मंत्र पहले दिन से ये था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। मैं आपको विशेष रूप से ये बात कहता हूँ कि आप बहुत पहले पूरे सीनियर पत्रकार हैं। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना उसके पहले से मैं ये बात करता था। मैं बहुत ई रिक्शा में आपके साथ घुमा हूँ, ई रिक्शा से लेकर ये, तो मैंने जब ये बात की तो उसमें केवल मैं इथेनॉल की बात नहीं करता, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता हूँ। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल क्या है? इथेनॉल है, मिथेनॉल है, बायो CNG है, इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोजन है, ये सब हमारी अल्टरनेटिव बायोफ्यूल ऑलरेडी है और कोई नई विकसित हो सकती है। मैंने पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जब लाई और जब लिथियम आयन बैटरी की कीमत थी $150 पर kWh, और तब मुझे एक बहुत बड़ी चैनल में उनके कार्यक्रम में ताज पैलेस में एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? आज पूरे देखो दिल्ली में सब इलेक्ट्रिक बसेस है, 4000 बसेस है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब वही लोग मुझे आके बोल रहे हैं कि आउट ऑफ टर्न हमको गाड़ी इलेक्ट्रिक की चाहिए, जल्दी मिला दो, वेटिंग लिस्ट है।
अब लिथियम आयन बैटरी का भाव उस समय $150 पर किलोवाट पर आवर था, वो आज $55 पर किलोवाट पर आवर आया। अब ट्रक बन रही, मशीन बन रहे हैं, और आज लिथियम आयन बैटरी में केवल जो सेल है वो हमारे यहाँ नहीं बनते, पर उसमें भी टाटा, अडानी है, बहुत 5-7 कंपनियाँ हैं, पैनासोनिक है, बहुत सी कंपनियाँ आप आई है और वो सेल बनाने की कोशिश कर रही है। सेल बन जाएंगे तो हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और इसके ऊपर अल्टरनेटिव केमिस्ट्री पे भी काम हो रहा है। अभी इसके साथ इलेक्ट्रिक के बाद दूसरी बात आई इथेनॉल की। अभी इथेनॉल जो है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है हमारे देश में नहीं। तो पहली बात 1970 से ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन है, ये टोयोटो, हुंडई, यही कंपनियां वहाँ हैं, और वो चॉइस है फ्लेक्स इंजन का मतलब 100% इथेनॉल डालो या 100% पेट्रोल डालो, तुम्हारा चॉइस। अब इथेनॉल का भाव हमारे यहाँ 75 रुपये लीटर आएगा और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर आएगा। इथेनॉल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो पहली बात फ्लेक्स इंजन के ट्रैक्टर भी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा ही कोई आके नहीं डालता। ARAI करके जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो टेस्टिंग करती है। ब्राज़ील में ये 1956 से चल रहे प्रयोग, और अभी ब्राज़ील में 27% है। अमेरिका में इथेनॉल का उपयोग होता है, थाईलैंड में इथेनॉल का, वर्ल्ड में अनेक देशों में होता है, और ये बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है। और इसलिए इन कंपनियों को, उनकी जो OEM के जो प्रमुख हैं, इनको बुलाकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, उनको करके ट्रायल होती है, और ट्रायल होने के बाद सरकार नोटिफिकेशन निकालती है। तो उसके बाद ये इथेनॉल के नोटिफिकेशन निकला है। अब इथेनॉल बनता था शुगर केन जूस से, अभी इथेनॉल बनता है मोलाइसिस से, सी मोलाइसिस, बी मोलाइसिस से। इथेनॉल बनता है मक्के से, इथेनॉल बनता है ब्रोकन राइस से, इथेनॉल बनता है परली से, राइस स्ट्रॉ से, इथेनॉल बनता है बाम्बू से। अब ये जो इथेनॉल बन रहा है ये 27% तक ब्राज़ील ने पेट्रोल में डाला है, हमने 20% तक डाला है। ये बात ज़रूर है कि अब इथेनॉल डालने के लिए इसके बाद सब टेस्टिंग हमारी कंपनियों ने किया। अब नई गाड़ियों में तो उसके वॉशर्स वगैरह भी बदल के आते हैं, और इसलिए जब गाड़ी के ऊपर जो प्रयोग हुए उसके बाद ये योजना आई। पहली बात तो ऐसी है कि इथेनॉल 1500 करोड़ इस देश में होता है। इथेनॉल का रेट भारत सरकार कैबिनेट में तय करती है, इथेनॉल की पॉलिसी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तय करती है। और मेरा इथेनॉल आने के पहले मेरी शुगर फैक्ट्री थी जो मैंने शुरू की थी, वो अल्कोहल बनाती थी। तो मैंने इथेनॉल आने के बाद कोई उद्योग शुरू नहीं किया, अब मेरे लड़के देखते हैं। अब 550 इंडस्ट्रीज इथेनॉल बनाती है, उसमें से 1500 करोड़ में ये मेरा 1% इथेनॉल यानी 15 करोड़ लीटर हो गया, और हमारे यहाँ बनता है 1 करोड़ 40 लाख 30 लाख, यानी 1% से 10%। बाद में ये झूठा प्रचार किया गया कि इथेनॉल से गाड़ियाँ खराब हो रही, ये मेरे खिलाफ ये लॉबी है जो 22 लाख करोड़ की 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। उसमें इंपोर्ट करने वाले भी प्राइवेट लोग हैं और कोई पॉलिटिकल लोग हैं जो मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मुझे उसकी जानकारी भी मिली है। तो अब पहले प्रचार शुरू हुआ कि गाड़ियाँ ख़राब होती है, गलत उदाहरण लेकर मेरे भाषणों का गलत ये करके, ये एक कुछ ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया में आया नहीं, ये अपने डालते रहते हैं और बेचारों को रोज़गार मिला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर यह पूरा झूठा प्रचार है। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 व्हीलर में गाड़ियाँ चल रही है। अब ये हीरो, होंडा, बजाज, TVS, इन्होंने 100% इथेनॉल की स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाए। क्या इनके रेपुटेशन की तरफ इनका महत्व नहीं है क्या? सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, ये सब अभी फ्लेक्स इंजन डाल के ला रहे हैं और इनके गाड़ियों में अलाउ हुआ है। इनको अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं है क्या? जानबूझकर ये सब बदनाम करने की पर कौन लोग हैं? ये पेट्रोलियम कंपनियां हैं, ये पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, या ये स्पॉन्सर्ड उन कंपनियों से है जो अरबों खरबों डॉलर का पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और दुनिया में बेचते हैं? और ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देखो, नॉन इंडस्ट्रियल हाउसेस। नहीं सर, इसमें प्राइवेट लोग भी इंपोर्टर हैं और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं आपको एक बात बता दूं, क्या इस देश में 23 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए?
क्या जो इंपोर्ट में ये जो फॉसिल फ्यूल आ रही है, इसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है जिससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, वो कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश का किसान अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवा ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता नहीं बनना चाहिए? मैं आपको एक ही बात बताऊं, सरकार ने एक निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनाने के बारे में हम अनुमति देंगे, चालू हो गया। उस समय मक्के की कीमत थी मार्केट की कमर्शियल प्राइस 1200 रुपये क्विंटल, एमएसपी थी 1800 रुपये क्विंटल, और यह निर्णय के बाद मक्के की कीमत हो गई 2600 से 2800 रुपये क्विंटल। और यूपी और बिहार में इतना मक्का बढ़ा कि 45,000 करोड़ रुपए किसानों के जेब में, यूपी और बिहार के किसानों के जेब में गए। ये 45,000 करोड़ जो किसानों के जेब में गए, ये नहीं जाने चाहिए? क्या गरीब किसान जैसे स्मार्ट शहर है वैसे स्मार्ट विलेज नहीं बनना चाहिए? और इथेनॉल ये रेस कार में यूज़ होता है, इथेनॉल थाईलैंड में यूज़ होता है, इथेनॉल अमेरिका में होता है, इथेनॉल ब्राज़ील में होता है, अनेक यूरोपियन देशों में होता है। क्या मुझे इथेनॉल डालने के कारण जिनकी कार खराब हुई, ऐसा एक तो भी व्यक्ति आपको मिला है क्या? मिला आपको? तो कोई किसी को नहीं मिला। ये कहाँ से आते हैं सोशल मीडिया में अपनी कार दिखा दिखा के? और मैं तो 2004 से ये बात कह रहा हूँ। आप 2004 से ये बात कह रहे हैं, लेकिन सर मैं यहाँ पे एक जोड़ना चाहूँगा, उस वक्त भी आपके जो शुभ चिंतक थे आपको कहते थे कि भाई आप पेट्रोलियम कंपनियों से झगड़ा क्यों मोल ले रहे हो, क्योंकि अगर इथेनॉल इस्तेमाल होने लगा, 100% फ्लेक्सी फ्यूल आ गया, तो आप पेट्रोलियम कंपनियां या उससे जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्री है सर, मैं उनके जेब पर, उनके पेट पर आप लात मारेंगे, तो ऐसे में तो वो आपके खिलाफ मुझे बताइए, महात्मा जी ने स्वदेशी और स्वावलंबन का जब आंदोलन खड़ा किया और विदेशी कपड़ों की होली की, तो क्या विदेशी कपड़ा अच्छे क्वालिटी का नहीं था क्या? पर आज वही अच्छे क्वालिटी का कपड़ा देश में नहीं बन रहा है क्या? क्या हमारा देश इंपोर्ट के बजाय हमारे देश में वो चीज़ तैयार हो, हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलो, हमारे देश के किसानों के जेब में पैसे जाए, हमारे गांव समृद्ध संपन्न बने? क्या हम लोग हमारी आत्महत्या कर रहे जी किसान? मैं विदर्भ का हूँ, मेरे यहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। आज गेहूँ सरप्लस, चावल सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, शुगर सरप्लस। मैं आपको एक ही बात, ये यूपी बिहार में ये जितनी चीनी मिले है ना, अगर इथेनॉल नहीं आता तो पूरी बंद पड़ती, तो गन्ना कौन खरीदता? ये किसानों का क्या होता? और इसमें आज रेसिंग कार जो है, इसमें इथेनॉल फ्यूल करके यूज़ होता है। 4 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट इथेनॉल पर चाहे उस फ्यूल पर चले। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बन रहा है। आइसोब्यूटेनॉल ये डीजल का अल्टरनेटिव बन सकता है। ये परली जलती थी, अब 4000 प्लांट आ रहे हैं। परली से बायो सीएनजी बन रहा है, परली से बायोडाइजेस्टर में मीथेन बनता है, और मीथेन से हाइड्रोजन भी बन सकता है या उससे बायो सीएनजी बन सकता है। अभी 4000 प्रोजेक्ट, ये पंजाब हरियाणा, परली का भाव बढ़ गया 2500 रुपये टन। अब परली कोई जलाएगा नहीं, दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा, किसानों को उसका फ़ायदा होगा, और वो बायो सीएनजी ट्रक में, ट्रैक्टर में, बस में, कार में, स्कूटर में यूज़ होगा। फिर नया बोला कि पानी चला जाएगा। हाँ, वो सबसे 10,000 मैं आता हूँ उस पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इथेनॉल बनाने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और आपकी सोशल मीडिया पर इस बात की आलोचना हुई कि आपने ये बयान दिया कि पानी तो भारत में बहुत है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो 8 साल से मेरे शहर का टॉयलेट का पानी बेचता हूँ, जो गंदगी फैलाता था, वाटर पोल्यूशन, उसको शुद्ध करके एमएससीबी महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा प्रकल्प को देता हूँ। 325 करोड़ नागपुर महानगर पालिका को रेवेन्यू मिलता है। मैंने मथुरा का 80 ml स्लज हाइब्रिड एन्यूटी में केवल 40% सरकार ने दिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया, वो पानी शुद्ध हो रहा, वो इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को दे रहे, और इंडियन ऑयल की रिफाइनरी 25 करोड़ का पानी यूपी सरकार से खरीदती थी, अब वो 20 करोड़ में वो पानी खरीद रही है, उनके 5 करोड़ बच गए। कितना गंदा पानी उपलब्ध है हमारे पास। आज मैं बताऊं, बाढ़ के कारण पूरे राज्य 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है हमारे पास। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। आप मुझे बताइए, आज देश में पहले पानी में बाढ़ से नुकसान हो रहा, जैसे हमारे यहाँ पावर ग्रिड है, अब नेशनल हाईवे का ग्रिड है, वैसा वाटर ग्रिड बन सकता है। आज समुद्र में पानी जा रहा है। मैंने ये आंध्र प्रदेश में पोलावरम डैम को परमिशन दी, 60,000 करोड़ का था, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था उस समय।
1300 टीएमसी पानी तो समुद्र में जा रहा है। ये नर्मदा का पानी समुद्र में जा रहा था। मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, वो नर्मदा का इतना बड़ा सरोवर बना। हाँ, तो आज सरदार सरोवर कितना फायदा हुआ, कितना किसानों को फायदा हुआ, सूखाग्रस्त किसानों को पानी मिला। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने 1600 तालाब बनाए हमारे यहाँ, NHI से बना दे फुकट में। अनेक डैम और जो उसकी मिट्टी निकाल के वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई। और अभी मेरे यहाँ अगले सप्ताह में मीटिंग है, हमारे MSME के मंत्री है बिहार के, उन्होंने आग्रह किया है उनकी नदी का ड्रेजिंग करके जो बोध गया के क्षेत्र में काफ़ी पानी की कमी है, उसको कैसे सॉल्व करना, इसके लिए हम बैठने वाले हैं। और इसलिए देश में जो पानी रिसाइकलिंग हो सकता है। आज दिल्ली का पूरा पानी का पानी जो है, गंदा पानी यमुना में जा रहा है। अगर ये पानी को रिसाइकलिंग करके शुद्ध अगर पूरे इंडस्ट्री को दे तो कोई पानी कितना पड़ा हुआ है, उससे पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और प्रदूषण समाप्त होगा। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमको आवश्यकता है वाटर कंजर्वेशन की। मैं इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है सर, लोग कह रहे हैं कि आप 20% एथेनॉल डाल रहे हैं और 100% पेट्रोल की कीमत का आप पेट्रोल बेच रहे हैं। मतलब आपने 20% इथेनॉल मिलाया, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है, पेट्रोल की कीमत वही की वही है। तो अगर आप 20% इथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत भी नीचे आनी चाहिए। इसका कारण यह है कि पेट्रोल की कीमत स्थिर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में वो जो 130 बैरल तक गई थी कीमत, अब फिर 70 आई। जब कीमत बढ़ती तो वही भाव देना, उसका नुकसान होता है। तो कीमत कम होती तो उसको बैलेंस करते। आपको मालूम है एयरलाइंस घाटे में चल रही है। अभी सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड दिया और एविएशन फ्यूल का भाव 115 रुपये लीटर फिक्स किया, नहीं तो एयर कंपनियां खत्म हो जाएगी, पूरी सब बंद पड़ी है। अगर इथेनॉल की गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का खर्चा अगर 40-30 हज़ार रुपये है तो इथेनॉल की गाड़ी का खर्चा 6-7 हज़ार रुपये आएगा। किसकी बचत हुई? फिर हाइड्रोजन की गाड़ी आएगी, पानी से हाइड्रोजन निकलता है, कचरे से हाइड्रोजन बनेगा। मेरा तो सपना है कि $1 पर kg हाइड्रोजन तैयार हो। तो मैं भी हाइड्रोजन थोड़ी तैयार करता हूँ, मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, इथेनॉल की बात करता हूँ, मिथेनॉल की बात करता हूँ, बायो CNG की बात तैयार करता हूँ, मैं आइसोब्यूटेनॉल, तो मैं थोड़ी तैयार कर रहा हूँ। मैं देश के हित में, समाज के हित में ये बात कर रहा हूँ। और ये मैं पहले से कहते हुए आ रहा हूँ। ये तो ठीक है, राजनीति के दृष्टि से बहुत संकटों से मैं गुजर चुका हूँ, मुझे उसकी चिंता भी नहीं और मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। मैं चिंता नहीं करता क्योंकि मेरा विश्वास है कि देश की जनता को सच समझता है, कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं। अब मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि बड़ा इसको लेकर कैंपेन हुआ और कैंपेन ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनियां वो गाड़ियां जिनमें पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होके चल रही हैं उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रही हैं। इसका भी बड़ा प्रसार। एक नाम बताओ। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मेरे यहाँ इंश्योरेंस के रिकॉर्ड है, एक नाम बताओ। आपके चैनल पे जाहिर कर दो कि जिनको इंश्योरेंस के क्लेम में अड़चन आई इतना मुझे मिले। अगर आती है तो आप कहते हैं कि आप उसका निवारण करेंगे? नहीं साहब, कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने किया? अभी मैंने राहवीर योजना चालू की। अभी मैं एक्सीडेंट होने के बाद विक्टिम को हॉस्पिटल, कोई भी रोड पे एक्सीडेंट हो, 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से बात करके 7 दिन का खर्चा देने की बात योजना बनाई। इंश्योरेंस कंपनी मेरे डिपार्टमेंट में, बताओ किसको नहीं मिला? देखो, कोई भी कार बंद पड़ी तो इथेनॉल के कारण पड़ी, उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं ना। जैसे मैंने वो लोक सत्ता के संपादक की बात बताई तो नाम लेके बताया आपको। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि एक प्रकार से अपप्रचार होता है। जैसे मैंने पहली बार मुझे पूछा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आएंगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे। अब किसकी गाड़ी बंद पड़ी है, धक्का मारना पड़ा? बताओ, एक नाम बताओ कि जिसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी को धक्का मारना पड़ा, आप ही बताओ। नहीं, मैं आपको एक क्रिटिसिज्म बताऊं, बड़ा अभी गर्मी जब 45 से 47 डिग्री की हो गई तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज नहीं हो रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हीट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बंद पड़ जाती हैं। ये सच है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लग गई, ये भी सच है। फिर इसके IIT के लोगों को बुलाकर मैंने कमेटी बिठाई, उसका कारण ढूंढा, उसका कानून बदला, उसके बाद एक भी आग नहीं लगी। देखो, कोई अभी मेरे घर में आप इलेक्ट्रिसिटी है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो क्या इलेक्ट्रिक बंद कर दे, कंदील चालू करे, फिर यहाँ अगरबत्ती पे मोमबत्ती लगा के बैठे? अमेरिका, थाईलैंड, ब्राज़ील जैसे देश स्वीकार कर रहा है, तो क्या विदाउट प्रूवन टेक्नोलॉजी के बिना कर रहा है क्या?
टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, वर्ल्ड की सब बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही, तो विदाउट वेरीफाई करके अलाउ कर रही क्या? एक मैं फोटो बताता हूं जो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, जो वायरल हुआ कि एक टंकी है पेट्रोल की, उसके ऊपर चींटी चल रही है और उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये दिया गया, सोशल मीडिया एक्सप्लेनेशन ये दिया गया जिसमें उन्होंने लॉजिक ढूंढने की कोशिश की कि चूंकि एथेनॉल गन्ने के जूस से बनता है, इसलिए चूंकि एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, इसलिए गन्ने के जूस के आसपास ये जो है चींटियां घूम रही है। क्या आपने ये वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे? मैं देखता, नया बात पूछता हूँ। हाँ। गन्ने के जूस और इससे अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से देशी और विदेशी दारू, ब्रांडी, विस्की, रम बनती है। तो अब इतने रम पीने वाले जो होटल में जाते हैं, तो रम डालने के बाद क्या मक्खी लगती क्या किसी को? तो आपने कभी देखा है कि ब्रांडी, विस्की और रम की बोतल निकाल के डाली और उसको मक्खी आके चिपके? कभी देखा है? क्या चींटियां? चिटिया पागलपन की हद कर दी। ये सब पेड कैंपेन है और ये बेचारे लोग इसलिए कर रहे कि मैं कुछ उनके रोजगार को क्यों काहे के लिए मैं करो। नहीं, और पर मैं- आपके शुभचिंतक कहते थे कि आप पेट्रोलियम कंपनियों के पेट पे लात मार रहे हैं, हाँ, और ये- बड़ी बड़ी इंटरनेशनल पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो आपकी इस कैंपेन की खिलाफत करती रही हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और जो विस्पर कैंपेन चल रही है, इसके पीछे ये बड़े पेट्रोलियम जायंट्स जिम्मेदार हैं? मुझे आप बताइए, जिस देश से हम वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल के बाहर है, बिल्कुल। अब ये कौन से देश चलाते हैं मैं नहीं बोलता। अब उनके हमारा अगर उनसे खरीदना बंद हो गया तो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, तो उनका धंधा तो चौपट होने वाला है। डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार अगर उनका पेट्रोल, डीजल, गैस गिलना बंद हो जाएगा तो खुश होने वाले क्या वो? अब मैं आपको बताता हूँ, पहले प्रिंट मीडिया को एडवर्टाइजमेंट मिलती थी, तो प्रिंट मीडिया की एडवर्टाइजमेंट कम हुई तो टेलीविज़न मीडिया आई, तो एक समय तो टेलीविज़न मीडिया राज करती थी। अब सोशल मीडिया आई तो एक ने दूसरे का हिस्सा खा लिया। अब तुम करोगे क्या? तुम इतना ही बोल सकते हो कि मेरा इसके कारण नुकसान हो, और तो कुछ नहीं, ये चलने वाला है। अभी हवाई जहाज थे, पहले हवाई जहाज का टिकट एक ही कंपनी थी, टिकट ज़्यादा थे, तो मैंने मजाक में कहा था कि मेरा सपना है कि दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसी स्थिति पैदा हो कि मुंबई और जाने वाले 5 हवाई जहाज खड़े रहे, चाहे 5 कंपनियों के। वो बोलेगा चलता क्या 8,000, 7,000, 5,000, लड़कियां खड़ी रहेगी, ले टिकट, कौन है? एक बोलेगा 3,000, चल तेरा टिकट दे, हम जाएंगे। सारा कंज्यूमर का फायदा हो। हम हवाई जहाज कंपनी को प्रॉफिट दे रहे कि थोड़ी सरकार। अच्छा, वो भी सोचे कि धंधा प्रॉफिट का है तो करे, और मिलता है प्रॉफिट तो दे 3,000 रुपये, नहीं तो ना दे। दुनिया का बदलने का दस्तूर है, कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। अभी इथेनॉल से भी कोई नई बात आएगी, आनी चाहिए। कल पानी से हाइड्रोजन तैयार होगा और गाड़ी चलेगी, ये मेरा सपना है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, और पानी डालो गाड़ी में और हाइड्रोजन गाड़ी चलो, ये आएगा, आ सकता है। मैं ये घोषणा नहीं कर रहा हूँ बना, मैं चाहता हूँ ऐसा आए, तो लोग अपने घर के पानी पे गाड़ी, ट्रक चलाए, बस चलाए। बट आपको क्या लगता है कि फ्यूल का आने वाले समय में ऑल्टरनेट क्या है? हाइड्रोजन है, इथेनॉल है, पेट्रोल डीजल ही चलेगा, या कोई और नई टेक्नोलॉजी आएगी? सही बताओ। जैसे आपने बायो सीएनजी के ऊपर सर, बसेस चला दी नागपुर के मैं अंदर। आपको सच बताता हूँ, इतना बड़ा हमारा इंपोर्ट है, हम पटक पटक भी करें तो भी डीजल पेट्रोल को कम करना बहुत कठिन है। पर हमारा उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमारे देश के किसान, हमारे देश के लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी को विकसित करते हुए हम पूरी तरह इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, हाइड्रोजन, इन सब का उपयोग करके हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर भारत ऐसा बनेगा कि जहाँ कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो इंपोर्ट के 22 लाख करोड़ बचेंगे, ये हमारे अनेक राज्यों के गरीब किसानों के जेब में पैसा जाएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। यही हमारा सपना है। अगला मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा हाइड्रोजन, तो इनके पेट्रोल के कंपैरिजन में बात की जाए तो जो हाइड्रोजन फ्यूल है या इथेनॉल का फ्यूल है या बायो गैसेस हैं, कितना कंपेरेटिव, आपने तो सबका स्टडी किया होगा, कितना सस्ता होगा ये? देखो, आसाम पेट्रोलियम मिथेनॉल बनाता है, मिथेनॉल पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। तो मैंने कर्नाटक में, बेंगलोर में, इसमें 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की 25 बसेस का लॉन्चिंग किया था।
अभी अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल के ऊपर का इंजन तैयार कर लिया है, तो जहाँ मिथेनॉल है वहाँ मिथेनॉल यूज़ करो। 22 रुपये लीटर मिथेनॉल है। जहाँ आइसोब्यूटेनॉल बनेगा, आगे प्रूव होगा, तो वो किर्लोस्कर कंपनी ने मेरे कहने पर जनरेटर से डीजल का वो उसके बजाय इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर तैयार किया, मैंने लॉन्च किया। धीरे धीरे हाइड्रोजन आया। आप मेरे पास गाड़ी है, आप इंटरव्यू होने के बाद उसमें बैठ के जाइए, देखिए जिसको जो सस्ता पड़ेगा, जो जहाँ अवेलेबल वो करे। एक बात, इम्पोर्ट मत करिए, देश का फ्यूल है उसको यूज़ करिए, प्रदूषण को समाप्त करिए और किसान को समृद्ध बनाइए और देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। यही हमारी नीति है आत्मनिर्भर भारत की और यही हमारी कोशिश है। आप जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो सबसे कम उम्र के लोगों में से थे। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस जो पीढ़ीगत परिवर्तन को भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर? देखो, भारतीय जनता पार्टी ये परिवारों की पार्टी नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं होता, एमपी के पेट से एमपी नहीं होता, एमएलए के पेट से एमएलए नहीं होता। यहाँ सामान्य कार्यकर्ता होता है। मैं तो पोस्टर चिपकाता था। कल ही मैंने अपने मीटिंग में कहा कि ये जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं ना, उसके ऊपर वो दीवारें चिपकती है, तो प्लेन बनाई थी। अरे मतलब ये मत बनाइए, मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता था तो मैं चिकनी दीवार देखता था, क्योंकि उसके ऊपर चिक्के लगा के चिपकाता था। ये फुकट में आप एडवर्टाइजमेंट की व्यवस्था कर रहे हो, इसको ऐसे ही बनाओ कि इसमें पोस्टर न चिपके। तो इससे मैं दिल्ली अध्यक्ष बना। कभी किसी के पास मैंने आज तक बायोडाटा नहीं छपा मेरा। तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और युवाओं को नेतृत्व देने वाली पार्टी है, और इसलिए नितिन नवीन के रूप में हमें एक नया युवा मिला है और इसी पीढ़ियाँ आती रहेगी, जाती रहेगी। क्या नितिन गडकरी एज एक्स प्रेसिडेंट चाहेंगे कि फिर से वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हो? देखो, मैं कोई चाहता नहीं हूँ। आखिर पार्टी का निर्णय, पार्टी का अध्यक्ष जो भी करना है करे। जो भी काम मुझे मिलता है वो मैं करता हूँ। अभी मैं मंत्री हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। जो दिया हुआ काम है वो करना, यही पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मेरा कर्तव्य है और वो भी निभाने की कोशिश। पिछली बार जब एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया था तो कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि क्यों हटाया गया, किस लिए हटाया गया, या क्या आपने खुद ने कहा था कि मंत्री की जिम्मेदारी बड़ी है तो मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रहूँगा? मैं कभी पार्टी की बात खुद कहता नहीं हूँ और पब्लिकली मीडिया के साथ कभी बात करता नहीं हूँ। पार्टी में जो जो प्रमुख लोग होते हैं उनका अधिकार होता है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि मेरी परमानेंट प्लेस है, उसको कोई हटा नहीं सकता, वो है पार्टी का कार्यकर्ता। एमएलए बनने वाला व्यक्ति एमएलए बनता है, फिर एक्स एमएलए बनता है, एमपी बनता है, एक्स एमपी बनता है, अध्यक्ष बनता है, एक्स अध्यक्ष बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है, एक्स जनरल सेक्रेटरी बनता है। पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। मैं कार्यकर्ता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। पार्टी की विचारधारा के साथ, देश के साथ और समाज के साथ कटिबद्धता रखकर जितना काम मैं कर सकता हूँ, जो मैंने आपको बात कही थी कि पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, मैं काम करते रहूँगा। यही मेरे लिए उचित है और यही मेरी जिम्मेदारी है। आप कैसे याद किया जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतने क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश के अंदर किए हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, ऑल्टरनेट फ्यूल के बारे में। देखो, मैं तो मेरे सब कामों को भूल जाता हूँ, पर एक काम मैं नहीं भूला हूँ। मैं बचपन में साइकिल रिक्शा में बैठकर मेरी माँ के साथ स्टेशन पे जाता था। मेरी बहनें बैठती थी तो वो एक रिक्शा वाला चढ़ाव पर तिलक पुतला करके जगह ऐसा खींच के ले जाता था। तब मेरे आंखों में आंसू आते थे कि ये कैसी गलत प्रथा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जीवन भर मैं इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो देश का सुनहरा दिन होगा। और ऐसे 1.5 से 2 करोड़ लोग पीठ पर बोरा लेके जाते थे, कोई आदमी को खींचने का काम करते थे। मैं मंत्री बना, मैंने आईआईटी के लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को बुलाया। इस देश में मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई और 1.5 से 2 करोड़ लोगों को मैंने मानवीय शोषण से मुक्त किया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और उसको ही मैं याद रखता हूँ। मैं किसानों में काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव काम है, साड़ियाँ बनाता हूँ, बाम्बू में काम करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती में काम करता हूँ, एआई इन एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। बहुत मेरे खुद का सामाजिक काम है बड़े बड़े, और मैं उसमें अपना मन लगता रहता हूँ। मैं जब तक हूँ तब तक मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मैं काम करते रहूँगा।
जिसने अच्छा कहा उसका भी ठीक, नहीं कहा उसका भी ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी, बहुत वक्त लिया लेकिन आपने बड़े डिटेल में हर विषय के ऊपर बात की और ख़ास तौर पर फ्यूल के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा और मेरे ख्याल से हम पेट्रोल और डीजल सबसे मिनिमम इंपोर्ट करें, एक दिन ऐसा भी आएगा और भारत के किसानों का जो जेब है वो पॉकेट हमेशा भरा रहेगा। आपसे बात करना हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। आपने मुझे कूड़े से धन कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाया था, मैंने उस पर पुस्तक भी लिखी थी। किसी दिन और आपकी इन विशिष्ट योजनाएं उसके बारे में लंबी बातचीत करेंगे। अब बहुत पहले से मैं आपको चाहता हूँ और आपके इंटरव्यू में मुझे इस बात की खुशी है कि किसने क्या किया, उसने क्या किया, मैं लफड़े में नहीं पड़ता। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी रेशा और दूसरे की रेशा है, दूसरे की पोंछने का काम नहीं करना, अपनी बड़ी करनी है। आपने मेरे पूरे इंटरव्यू में मुझे पूरे पॉजिटिव विचारों के आधार पर इंटरव्यू रखा। ऐसे बहुत कम पत्रकारों को मैं रिकग्नाइज़ करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें से आप है। क्योंकि इसके पीछे दो फिलॉसफी है, नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। इट इज़ कन्वर्शन ऑफ नॉलेज टू वेल्थ, जो इन्फॉर्मेशन आपने लोगों तक पहुँचाई। दूसरी है वेस्ट टू वेल्थ। कोई व्यक्ति या कोई मटेरियल सब यूज़फुल है, कोई वेस्ट नहीं है। और मैं आपकी इज्जत करता हूँ कि आप वेस्ट के ऊपर आपने बहुत काम किया। मैं केवल एक 3-4 घंटे का वेस्ट के ऊपर का ही इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि मैंने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब कचरे से हाइड्रोजन बनाने की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपके साथ आऊँगा। इट्स ए प्लेजर एंड प्राइड फॉर मी कि मैंने आपके साथ इंटरेक्ट किया और आपके साथ इंटरव्यू से मुझे बहुत आनंद होता है। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। ऐसे ही हम आपको हर बार की तरह एक नई हस्ती से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।